साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 5 का राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अगर हमको अपने देश में दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाना है तो किस तरह का बहुमत हमको चाहिए। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि साधारण बहुमत हमें चाहिए अगर हमें अपने देश में कोई नया राज्य बनाना है तो। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ठीक है, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा ही आपका नया निर्माण, नए जो है राज्य का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 4(2) में यह स्पष्ट कहा गया है कि नए राज्यों को बनाने के लिए किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। इनमें से ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी है लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सूचना का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये एक विधिक अधिकार है और सूचना का अधिकार जो है, जो अधिनियम आया था 2005, उसके अनुसार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और बाकी के जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो अनुच्छेद 19 के अनुसार हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उनको हम लेने के लिए कानूनी रूप से हम बिल्कुल कानून उनके खिलाफ जो है हम कानूनी रूप से यहाँ पर पेश कर सकते हैं कि हमें ये जो तीनों अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो आपका विधिक अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, जो 2005 में अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर किया गया है। ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9वीं अनुसूची में। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। अगर कोई दो देश आपस में लड़ भी रहे हैं तो हमको ये प्रोत्साहन देना है कि आप लोग आपसी विचार यानी बैठ करके बात कर लीजिए, लड़ाई वड़ाई मत कीजिए, यानी युद्ध से हमको दूर रहना है। ये अनुच्छेद 51 में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन नंबर डी है 1955। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नाम से एक राज्य अस्तित्व में आया। 1956 में ही विधानसभा भी बन गई। ठीक है, किंतु मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद राज्य की विधानसभा के चुनाव जो है वो पहली बार 1957 में हुए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जो आपका मध्य प्रदेश 1956 में बन गया तो चुनाव भी 1956 में हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, विधानसभा का चुनाव 1 साल बाद यानी कि 1957 में हुए थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको याद रखना है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को या फिर ऑप्शन नंबर डी है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर सी, यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को जो है यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, आइए बताते हैं। तो देखिए, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। यह प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता भी करता है। ठीक है, तो जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, नया स्पीकर नहीं बन जाता, नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है, तब तक इसकी अध्यक्षता भी करेगा। और जो है नए नए जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ भी कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है उनको शपथ दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत की जो राज्यसभा है उसका गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय संसद दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा और एक राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का गठन हुआ है। आपको पता ही होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती है। तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, कभी भी विघटित नहीं होती है, इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी विघटन नहीं होता राज्यसभा का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को और बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी बोलते हैं, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर कौन करेगा? उसके लिए राष्ट्रपति ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 118(3) से राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये नियम कहाँ पर बताए हैं? 118(3) में। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, यानी अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर राज्यसभा मतलब कि जैसे अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष कर लेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो आपका राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है वो उस सदन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो तारांकित प्रश्नों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये कुछ जो प्रश्न होते हैं वो आपके सदन में पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक होता है तारांकित प्रश्न। तो इनमें से कौन सा कथन जो है तारांकित प्रश्न के बारे में सही नहीं है? तारांकित प्रश्नों पर स्टार लगा दिया जाता है, इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर इनके उत्तर जो है लिखित दिए जाते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि इनके उत्तर लिखित दिए जाते हैं। यह वक्तव्य गलत है, बाकी के ऊपर के तीनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि इनके जो उत्तर होता है उन्हें मौखिक ही देना होता है। मौखिक मतलब ओरली देना पड़ता है, आप पूछते जाएंगे और आपको जवाब मिलता जाएगा। आप इसके लिए पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। देखिए, तो तारांकित प्रश्न कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जिन पर स्टार लगा दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों के विषय में आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसका भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक दिन में केवल 20 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जाता है, यानी कि एक दिन में केवल 20 तारांकित प्रश्न ही आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखना है। कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बन करके आते हैं कि पहला दूसरा कथन सही है, दूसरा तीसरा कथन सही है। तो आपको अगर डीपली नॉलेज होगी किसी प्रश्न के बारे में तभी आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन पृथ्वीराज चौहान के बारे में गलत है? इनका जन्म इंदौर में हुआ था, 15वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर सभी सही हैं। अभी पृथ्वीराज चौहान इतिहास वाले नहीं है, ठीक है, ये दूसरे पृथ्वीराज चौहान हैं जो मतलब कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति से जो संबंधित हैं वो पृथ्वीराज चौहान है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, ना कि गुजरात के। ठीक है, चलिए जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो 15वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, राज्यसभा सदस्य तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 17 मार्च 1946 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था और 11 नवंबर 2010 से लेकर के सितंबर 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, समस्त न्यायालयों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का यूज कर सकता है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हैं, ये दोनों न्यायालय जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन से अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय करता है, कौन से अनुच्छेद से आपका उच्च न्यायालय करता है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए तो न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। यानी न्यायपालिका जो आपकी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, अगर कोई गलत काम करती है तो न्यायालय द्वारा उसका पुनरावलोकन किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसी जो क्रम है इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी दोबारा जांच करना। न्यायिक पुनरावलोकन को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। हम लोगों ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 से ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास में है और अनुच्छेद 226 तथा 227 से राज्यों के उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो 13, 32, 136 सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, 226, 227 उच्च न्यायालय के लिए है। इन अनुच्छेदों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आपके पॉलिटी वाले जो आपका चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बाकी हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, उससे पहले हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें, रोज सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर, उसमें हम आपके MP करंट अफेयर को भी कवर करते हैं, स्पोर्ट्स GK को कवर करते हैं, स्टैटिक GK को कवर करते हैं और डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो ये चारों चीज़ें वहाँ पर कवर की जाती हैं पूरी फुल डिटेल में जानकारी के साथ में। आज भी हमने अपलोड किया है, जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी वहां पर दी जाती है रोज सुबह 7:30 बजे। ठीक है, जो आपका यूनिट 8 है उसको आपकी डेली करंट अफेयर कवर करेगी और जो भी आपके एग्जाम आने वाले UPSSC PET है, MPSI है, UPSI है, इन सब को जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं आपके करंट अफेयर और स्टैटिक GK के, वो सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो वो वीडियो भी जाकर के अभी देख लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।